नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे कृष्णा स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का सभी प्रश्नों को हम कराने जा रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लाएंगे। ये बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सभी फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी बिहार दरोगा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। सी, ऊर्जा में चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत में। चलिए कुछ पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं। डायनमो एवं जेनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो और जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले प्रमुख उपकरण, उसका भी हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर सितार या गिटार ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार या गिटार ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर नेक्स्ट है विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर नेक्स्ट है ट्यूबलाइट या विद्युत बल्ब, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट या विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। फिर है मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या हैं? ऑप्शन ए, चिकित्सक। बी, रसायन शास्त्री। सी, भौतिक शास्त्री। डी, जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन ये एक भौतिक शास्त्री थे। चलिए इनके बारे में भी कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का 14 मार्च 1879 से 18 अप्रैल 1955 एक जर्मन मूल के भौतिक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र E बराबर mc² के लिए जाना जाता है। उन्हें क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें 1921 का 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। किन्हें? अल्बर्ट आइंस्टीन को। फिर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन ने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे। पहला है विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत E बराबर mc²। फिर पॉइंट है, धातु के प्लेट पर निश्चित ऊर्जा के आघात के कारण धातु का प्लेट इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। ऑप्शन ए, वोल्टमीटर। बी, एनीमोमीटर। सी, कंप्यूटर। डी, एमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। अमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अब इसका भी हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। इसमें एक पैमाना होता है,
जिसकी सहायता से धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। आमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फिर है वोल्ट मीटर। अब हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में देखेंगे। इसका इस्तेमाल विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर को पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है। वोल्ट मीटर को पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी तेजी से घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। अब इसका भी हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल माध्यम के ताप से स्वतंत्र रहता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। फिर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन को अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। चलिए कौन कौन से नियम हैं उन सबको भी देख लेते हैं। पहला नियम है, न्यूटन के पहले गति के नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के पहले गति के नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक या फार्मूला प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक या फार्मूला प्राप्त होता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम से बल की प्रकृति पता चलता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम से बल की प्रकृति पता चलता है। फिर है जड़त्व का नियम, गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। न्यूटन का पहला गति नियम ही जड़त्व का नियम है। न्यूटन के गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यदि वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यदि विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा। फिर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, इनके बारे में भी कुछ पॉइंट को देखते हैं। ये एक महान वैज्ञानिक थे। न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड के लिंकनशायर में हुआ था। वे एक गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक थे। न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। न्यूटन को फिजिक्स का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। न्यूटन ने ही गति का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? वो भी न्यूटन ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? ऑप्शन ए 746, ऑप्शन बी 476, ऑप्शन सी 647, ऑप्शन डी 764। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 746, 746। पॉइंट को देखते हैं। हॉर्स पावर या अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का। फिर है बड़े इलेक्ट्रॉन मोटर का रेटिंग हॉर्स पावर में होता है। KW,
MW, TW यानी कि वॉट, किलोवाट, मेगावाट इत्यादि शक्ति की मात्रक है। किसकी मात्रक है? शक्ति की। नेक्स्ट पॉइंट है, जब इसमें समय से गुणा कर दिया जाता है तो ये ऊर्जा के मात्रक बन जाते हैं, जैसे वॉट सेकेंड, WS, वॉट घंटा, WH, किलोवाट घंटा, kWh इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ऊर्जा एवं कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एवं कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? ऑप्शन ए 100, बी 180, सी 210, डी 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180, 180। तो इसका भी पॉइंट को देखते हैं। ताप मापने के लिए अलग अलग पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से प्रमुख हैं सेल्सियस पैमाने, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना में पॉइंट है, इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाना का आविष्कार सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है, तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना, इसके पॉइंट है, इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का रीडिंग फ़ारेनहाइट में होता है। फिर है केल्विन पैमाना, इसके पॉइंट हैं, इसमें हिमांक 273 केल्विन एवं भाप बिंदु को 373 केल्विन है। नेक्स्ट है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कितने भागों में? 100 भागों में। तापमात्रक केल्विन होता है। तापमात्रक केल्विन होता है। फिर है परम शून्य तापक्रम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। पॉइंट है, किसी वस्तु की अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापक्रम की सीमा है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। फिर एक केल्विन पैमाने पर इसे 0 के लिखते हैं, अर्थात 0 के बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड 273.16 के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का समान तापक्रम, इसमें पॉइंट है, मानव शरीर का समान तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में इसका मान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में इसका मान 310 केल्विन होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा या मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पॉइंट इसके हैं, पारा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, साथ ही यह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता। फिर है पायरोमीटर, उच्च तापक्रम का माप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूर्य का तापक्रम, तारों का तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज, बी 2,000 हर्ट्ज, सी 200 हर्ट्ज, डी 2 लाख हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग होता है। ध्वनि तरंग कैसी होता है? अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग। अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग के बारे में हम लोग पॉइंट को देखते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता, इसे हमारा कान सुन नहीं सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। फिर भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंग चलती हैं, ये अपश्रव्य तरंग है।
हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति भी अपसृत तरंगों के समान होती है। अब हम लोग देखेंगे श्रव्य तरंगे। जिन तरंगों में हमारा कान सुन सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी कि जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन्हें श्रव्य तरंग कहते हैं, और जिन्हें नहीं सुन सकता उन्हें अपसृत तरंग कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे के बारे में हम लोग पॉइंट को देखते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इन तरंगों को गाल्टन की गीटी के द्वारा तथा दाब प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। साथ ही इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इन गुणों के कारण इन तरंगों के अनेक लाभदायक उपयोग हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग पॉइंट है, संकेत भेजने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों को चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, समुद्र की गहराई पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। सोनार जो है वो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। सोनार एक ऐसी तकनीक है जो पानी की सतह पर या उसके नीचे नेविगेट करने, दूरियां मापने, संचार करने या वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार का उपयोग करती है। सोनार इसमें ध्वनि तरंग इस्तेमाल किया जाता है। रडार यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वस्तुओं की उपस्थिति, स्थिति, आकार और गति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रडार रेडियो इको ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। ऑप्शन ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी मोल, डी पाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाउंड। पॉइंट इसका है, MKS पद्धति या SI पद्धति में द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होता है। MKS पद्धति या SI पद्धति में द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। ऑप्शन ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी प्रत्यावस्था, डी प्लवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के बारे में भी कुछ पॉइंट देखते हैं। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन या मीटर या जूल प्रति वर्ग मीटर होता है। पॉइंट है, द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब द्रव्य का ताप बढ़ता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव से पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसका पॉइंट देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है, इसका कारण पृष्ठ तनाव है। वर्षा का बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव्य का पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म सूप पृष्ठ तनाव के कारण ही स्वादिष्ट लगता है, जिससे वह जीभ के ऊपरी सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं। पानी में का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसमें लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है श्यानता। यह केवल तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है श्यानता कहलाता है। श्यान बल। अब इसके कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे। किसी द्रव्य या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। इसका पॉइंट है श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। किसका है? द्रवों तथा गैसों का। द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती। ठोसों में श्यानता नहीं होती। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। नेक्स्ट है एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। श्यानता की एसआई डेकापॉइज या पॉइजली पीआई या पास्कल सेकेंड पास होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रत्यास्थता। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपने पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो वस्तु परिवर्तन का जितना अधिक विरोध करेगा वह उतना ही ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है। जैसे स्टील रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक होता है। फिर है प्लवन। प्लवन के पॉइंट है उत्प्लावन बल। यह द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह बल की वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावक बल का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावक बल का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उससे उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। फिर प्लवन का नियम। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। वॉन झील और मृत सागर में नमक अधिक होने के कारण उसमें मनुष्य डूबता नहीं है। वॉन झील और मृत सागर में नमक अधिक होने के कारण उसमें मनुष्य डूबता नहीं है। यदि एक नाव नदी से तैरते हुए समुद्र में जाएगा तो नाव नदी की अपेक्षा समुद्र के ऊपर उठ जाएगा। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन का एक भाग पानी के ऊपर रहता है और 9 भाग पानी के नीचे। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। नेक्स्ट है आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है जबकि आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और आर्द्रता को आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। ऑप्शन ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी।
इसके भी कुछ पॉइंट को देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी हल्का उजला रंग का होता है जिससे आभूषण बनाया जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा होता है। मनुष्यों द्वारा खोजा गया पहली धातु तांबा था। मनुष्यों द्वारा खोजा गया पहली धातु तांबा था। सोना, यह सबसे अधिक आघात वर्धनी एवं तन्य तुल्य होता है। सोना ये सबसे अधिक आघात वर्धनी एवं तन्य होता है। यह हल्का पीला रंग का होता है। सोना हल्का पीला रंग का होता है। इसका इस्तेमाल भी आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है। 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता क्योंकि शुद्ध सोना काफ़ी मुलायम होता है। सोने में कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। सोने में कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। धातु की शुद्धता को हाल्क मार्क से ज्ञात किया जाता है। एक मार्क यह भारत में कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। इको मार्क पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद पे लगाया जाता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक प्रकार का प्रतीक, शब्द, वाक्यांश, डिजाइन या इन सभी का संयोजक होता है। इसका इस्तेमाल किसी कंपनी की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे से अलग पहचान देने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। ऑप्शन ए द्विकेंद्रित लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी पोलराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोलराइड। पोलराइड का उपयोग तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। धूप के चश्मे में, कांच आदि में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरे और उन चलचित्र कैमरों में भी किया जाता है। एक पोलराइड प्रणाली एक निश्चित विशिष्ट कोण पर प्रत्येक आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश को सीमित करके त्रिआयामी छवियों को भ्रम बनाने के लिए पोलराइड चश्मे का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ऑप्शन ए ग्रेविमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी डिप्सोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। इसके पॉइंट हैं, हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व यानी कि सापेक्ष घनत्व को मापता है। विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व वस्तु का घनत्व एवं जल के घनत्व का अनुपात होता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। ग्रेविमीटर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भिन्नता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक संवेदनशील उपकरण है। फिर है हिप्सोमीटर, एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल समुद्र तल से ऊंचाई मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, स्क्रू गेज से बारीक तारों के व्यास को मापा जाता है। फिर है रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है। ऑप्शन ए नियत अनुपात, बी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, सी गुणित अनुपात, डी संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। इसके पॉइंट है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। इसका मतलब है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसलिए किसी निकाय के लिए द्रव्यमान ऊर्जा संयुक्त रूप से संरक्षित रहती है। इस नियम को समीकरण E = mc² से व्यक्त किया जाता है। यह नियम आइंस्टीन ने दिया था। कुछ नहीं में कुछ का सृजन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता। नेक्स्ट है, द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है चाहे किसी भी स्थान पे उसे रखा जाए।
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यह बताता है कि ऊर्जा की कुल मात्रा नियत रहती है। नेक्स्ट है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम। यह नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगे तो उस वस्तु का संवेग स्थिर रहता है। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह न्यूटन के तीसरा गति के नियम से संबंधित है। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह न्यूटन के तीसरे गति के नियम पे सिद्धांत पे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए बल, बी गति, सी कार्य, डी त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। ऑप्शन डी त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण ए वी माइनस यू अपॉन टी, वेग परिवर्तन समय परिवर्तन बराबर त्वरण में। तो पॉइंट है, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, गति त्वरित a बराबर प्लस वी ई। फिर है अंतिम वेग v बराबर प्रारंभिक वेग u, गति एक समान a बराबर o। अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u, गति मंदित a बराबर माइनस वी ई। ऋणात्मक त्वरित को मंदन कहा जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वृत्ताकार पथ पर एक समान गति त्वरित गति का उदाहरण है। बल द्रव्यमान एक त्वरण का गुणनफल होता है। F बराबर m गुणे a, संवेग में परिवर्तन की दर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है एवं सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। कार्य बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। W बराबर एफ और एस। W बराबर एफ गुणे एस। कार्य एक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है एवं सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? पहला आकर्षण बल क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, सी विद्युत क्षेत्र, डी स्थिर विद्युत क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। पॉइंट है, धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और स्टैंड ने सर्वप्रथम यह बताया कि चालक तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर स्वतः ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आवेश यदि पहला है विराम में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और दूसरा है गति में है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी चालन और ऑप्शन डी संवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवहन। चिमनी से धुआं संवहन विधि द्वारा निकलता है। धुआं गर्म होने के कारण घनत्व कम होने से हल्की होती है एवं ऊपर उठती है। वही ऊपर की धुआं ठंडी होने के कारण भारी होती है, नीचे की ओर गति करती है। यह संवहन की प्रक्रिया है। धुआं एरोसॉल कोलायड है। यह गैस माध्यम से ठोस का मिश्रण है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव गैस में परिवर्तित होते हैं। वायुमंडल की संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि के द्वारा ही पहुंचता है। ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हर्ट। ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है, हैरू चालन, संवहन, विकिरण चालन, कंडक्शन। यह ऊष्मा संचरण की विधि है। इसमें किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर वस्तु का कण पहले खुद को अरेंज करता है, उसके बाद कण अपना ऊर्जा आगे वाला
कण को बढ़ा देता है, लेकिन कण स्वयं आगे नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है, ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। अपवाद है, पारा एक तरल है, फिर भी इसमें ऊष्मा का संचरण चालन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।